नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियां स्टूडियो में। गांव में सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह से नहीं खिली थीं, लेकिन रमेश की आंखें बहुत पहले ही खुल चुकी थीं। नहीं, चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि दिल के एक भारी बोझ से। वो बोझ जो हर सुबह उसके सीने पर आ बैठता था और रात तक उसे दबाए रखता था। ये बोझ था उसके पिता का लिया हुआ कर्ज। रमेश को याद था, पिताजी अक्सर कहते थे, बेटा, ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। और रमेश ने इस बात को गांठ बांध लिया था। उसने कभी बेईमानी नहीं की, कड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में जी जान लगा दी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आज भी जब वो अपने खेत की ओर जा रहा था, तो उसकी नज़र गांव के सबसे ऊंचे और पक्के मकान पर पड़ी। लाला दीनदयाल का घर। उस घर की चमक रमेश को चुभती थी। उसे लगता था जैसे उस मकान की हर ईंट उसके परिवार की मेहनत और खुशियों से बनी है। लाला दीनदयाल, जो बाहर से सफ़ेद कुर्ता और धोती में बिल्कुल सज्जन आदमी लगते थे, अंदर से उतने ही क्रूर थे। उनका मीठा व्यवहार सिर्फ लोगों को फंसाने का एक जाल था। रमेश ने अपने खेत में हल चलाना शुरू किया, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, इस साल फसल अच्छी हुई तो क्या वो लाला का कुछ कर्ज चुका पाएगा। तभी पीछे से एक खंकार आवाज आई, अरे रमेशवा, काम पर लग गया और मेरा हिसाब। रमेश ने मुड़कर देखा। ये लाला दीनदयाल का मुंशी था, हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज लिए। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो रमेश को हमेशा बेचैन कर देती थी। रमेश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मुंशी जी, अभी तो फसल तैयार नहीं हुई है, कुछ समय दीजिए। मुंशी ने कागज को खोला और उस पर उंगलियां फेरते हुए कहा, समय तो लाला जी ने बहुत दिया, लेकिन अब और नहीं, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। ये देख, हिसाब के अनुसार अगले महीने तक तुझे पूरी रकम चुकानी होगी, नहीं तो। मुंशी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन रमेश समझ गया। नहीं तो का मतलब था उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी पुश्तैनी जमीन, जो लाला दीनदयाल के नाम हो जाएगी। मुंशी के जाने के बाद रमेश वहीं जमीन पर बैठ गया। मिट्टी के ठंडेपन से ज्यादा उसके दिल में एक खालीपन और डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। अगले दिन रमेश लाला दीनदयाल के घर गया। उसने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, लाला जी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द। लाला दीनदयाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लाई और कहा, अरे रमेश, घबराता क्यों है? मैं तेरा भला ही चाहता हूं। देख, तुझे एक मौका देता हूं, 1 साल का समय। अगर इस 1 साल में तू मेरा सारा कर्ज चुका देता है तो ठीक, वरना तेरी जमीन मेरी। और हां, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक अंतिम चेतावनी थी। लाला दीनदयाल की आंखों में जीत की चमक थी, मानो उन्हें पता था कि रमेश ये शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। रमेश ने चुपचाप सिर झुकाया और वापस लौट आया। घर लौटते समय रमेश को लगा जैसे उसके पैरों में जान नहीं है। उसके सामने 1 साल की समय सीमा थी और सर पर एक ऐसा बोझ था जो उसे हर दिन मरने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई ये जंग हार जाएगा? लाला दीनदयाल के घर से लौटते हुए रमेश को लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी बिक चुकी हैं।
1 साल की मोहलत जो बाहर से उम्मीद जैसी लगती थी, अंदर से एक ऐसी जंजीर थी जो उसे हर पल जकड़ रही थी। रास्ते में उसने कई लोगों को देखा जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त थे। उन्हें देखकर रमेश को लगा, क्या सिर्फ वही इस बोझ के नीचे दबा हुआ है? घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शारदा ने उसके मुरझाए चेहरे को देखकर सब कुछ समझ लिया। उसने बिना कुछ पूछे उसे 1 गिलास पानी दिया। रमेश ने पानी पिया और अपनी बात शुरू की। शारदा, लाला ने 1 साल का समय दिया है, अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए तो? उसकी आवाज भर्रा गई। शारदा ने उसे हिम्मत दी। आप चिंता मत करो, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। आप तो हमेशा कहते थे कि गांव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। शारदा की ये बातें रमेश के लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थीं। उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि वो अपनी जमीन को नहीं बिकने देगा। लेकिन कैसे? ये सवाल फिर उसके सामने खड़ा था। अगले कुछ दिन रमेश ने गांव के हर कोने में नजर दौड़ाई। उसने देखा कि गांव में बाहर से कोई बड़ा व्यापारी नहीं आता। सारी सब्जियां और फल गांव में ही पैदा होते हैं, लेकिन उनका कोई अच्छा बाजार नहीं है। गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें या तो खुद उगाते हैं या पास के शहर से लाते हैं, जिसमें बहुत पैसा और समय लगता है। रमेश के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों न गांव में ही एक छोटा सा बाजार शुरू किया जाए। एक ऐसा बाजार जहां गांव के किसान सीधे अपनी फसल बेच सकें और गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से खरीद सकें। इसमें बिचौलिए का कोई काम नहीं होगा, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और सामान भी सस्ता मिलेगा। ये विचार रमेश को बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें बहुत जोखिम था। उसके पास इस काम को शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उसे मालूम था कि अगर वो लाला दीनदयाल के पास गया तो वो उसका मजाक बनाएगा और पैसे नहीं देगा। रमेश के दिमाग में एक और नाम आया, सुनील, उसका बचपन का दोस्त जो कई साल पहले शहर चला गया था और वहाँ एक छोटी मोटी नौकरी करता था। सुनील हमेशा कहता था कि अगर उसे गांव में कोई काम मिल जाए तो वो वापस आ जाएगा। रमेश ने तय किया कि वो सुनील को एक खत लिखेगा और अपनी योजना बताएगा। ये उसका आखिरी दांव था। अगर सुनील ने मदद से इनकार कर दिया तो शायद उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या सुनील रमेश की मदद करेगा? और क्या एक छोटे से बाजार का विचार लाला दीनदयाल जैसे बड़े साहूकार से लड़ने के लिए काफी होगा? रमेश के लिए वो हफ्ता एक सदमे से कम नहीं था। उसने अपनी आखिरी उम्मीद का खत सुनील को भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जवाब क्या आएगा। एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। हर शाम वो गांव के डाकिये के पास जाकर पूछता, कोई खत आया है क्या? और हर बार निराश होकर लौटता। एक शनिवार की दोपहर थी। रमेश अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था जब एक जीप की आवाज ने पूरे गांव का ध्यान खींचा। गांव में जीप का आना एक बड़ी बात थी। लोग अपनी जगह पर रुक गए और देखने लगे कि कौन आया है। जीप रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा, जिसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह कोई और नहीं बल्कि रमेश का बचपन का दोस्त सुनील था। रमेश उसे देखकर अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनील इस तरह से वापस आएगा। अरे रमेश, मुझे तो लगा तू भूल गया होगा, सुनील ने रमेश को गले लगाते हुए कहा। रमेश के गले में शब्द अटक गए थे। सुनील, तू? सुनील ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरा खत मिला और हाँ, तेरी योजना मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए। सुनील ने रमेश को बताया कि वह शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन वह गांव की जिंदगी को बहुत याद करता था। रमेश की योजना में उसे एक अवसर दिखा, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपने गांव के लिए कुछ करने का। अगले दिन
रमेश और सुनील ने मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया। रमेश ने अपनी योजना सबके सामने रखी। शुरुआत में लोग रमेश पर हंसे। उन्हें लगा कि यह सब हवाई बातें हैं। लेकिन जब सुनील ने अपनी दुकान और शहर के अनुभव के बारे में बताया तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। सुनील ने कुछ पैसे भी निवेश करने का वादा किया, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। गांव में एक खाली पड़ी जगह थी जहां गांव की पुरानी पंचायत लगती थी। रमेश और सुनील ने मिलकर उसे ही एक छोटे बाजार में बदलने का फैसला किया। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है, और इस कहानी में वो था लाला दीनदयाल। जैसे ही लाला दीनदयाल को रमेश की योजना के बारे में पता चला, वो आग बबूला हो गए। उन्हें पता था कि अगर रमेश सफल हो गया तो उसका सम्मान वापस आ जाएगा और उनका दबदबा कम हो जाएगा। उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया और कहा, इस रमेश को यह सपना पूरा नहीं करने देना। इसकी योजना को नाकाम करने का कोई तरीका ढूंढो। लाला दीनदयाल ने सबसे पहले गांव के कुछ बड़े किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें ज़्यादा दाम देने का लालच दिया ताकि वह रमेश के बाजार में अपनी फसल ना बेचें। लेकिन कुछ किसान लालच में आ गए और कुछ ने रमेश का साथ दिया। अब यह सिर्फ रमेश का कर्ज चुकाने का सवाल नहीं था, बल्कि गांव में एक नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई थी। एक तरफ रमेश और सुनील थे, जिनकी ताकत ईमानदारी और एक नया विचार था। दूसरी तरफ लाला दीनदयाल थे, जिनके पास पैसा और सालों पुराना दबदबा था। क्या रमेश और सुनील अपने इस नए बाजार को सफल बना पाएंगे? और लाला दीनदयाल की अगली चाल क्या होगी? ये कहानी को एक नए संघर्ष की ओर ले जाता है। अब कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की हो गई है। हम आगे ये देख सकते हैं कि लाला दीनदयाल कैसे रमेश की योजना को रोकने की कोशिश करते हैं और रमेश व सुनील इसका सामना कैसे करते हैं। लाला दीनदयाल अपने घर में अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। रमेश और सुनील की जोड़ी उनके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनकी सालों की बादशाहत पर एक सीधा हमला था। उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया और एक गहरी चाल चली। मुंशी, उन्होंने धीरे से कहा, गांव वालों को ये नहीं पता होना चाहिए कि गांव का असली बाजार कहाँ है। अगले दिन गांव में एक नई खबर फैली। लाला दीनदयाल ने घोषणा की कि वे गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का बाजार बनवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बाजार में आने वाले किसानों को उनकी फसल का 2 गुना दाम मिलेगा, और जो भी दुकानदार यहां अपनी दुकान लगाएगा उसे पहले 3 महीने किराया नहीं देना होगा। लाला की ये चाल बहुत ही सोची समझी थी। उन्होंने रमेश के छोटे बाजार के विचार को ही चुरा लिया, लेकिन उसे पैसों और ताकत के बल पर कई गुना बड़ा बना दिया। गांव के कई सीधे साधे किसान और छोटे दुकानदार लाला की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि लाला दीनदयाल का साथ देने में ही फायदा है। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रमेश और सुनील थे, जिनके साथ सिर्फ कुछ ही लोग थे। दूसरी तरफ लाला दीनदयाल थे, जिनके पास पैसा, ताकत और अब गांव वालों का एक बड़ा हिस्सा भी था। रमेश के बाजार का काम रुक गया। कई मजदूर जो पहले उनके साथ थे, अब लाला के बाजार में काम करने चले गए। एक शाम रमेश और सुनील निराश होकर अपने बाजार की खाली जगह पर बैठे थे। सुनील, हम लाला का मुकाबला कैसे करेंगे? उनके पास पैसा है, ताकत है, और अब गांव वाले भी उनके साथ हैं। रमेश की आवाज में हार का दर्द था। सुनील, पैसा सब कुछ नहीं होता, सुनील ने कहा। लाला का बाजार सिर्फ लालच पर टिका है,
लेकिन हमारा बाजार ईमानदारी और भरोसे पर। अगर हम एक बार लोगों को ये दिखा दें कि हमारा बाजार उनके भले के लिए है, तो वे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। लाला दीनदयाल ने अपने बाजार का काम तेजी से शुरू करवा दिया था और कुछ ही दिनों में वहां एक बड़ा ढांचा खड़ा हो गया था। गांव के लोग उत्सुकता से उस नए बाजार को देख रहे थे, लेकिन रमेश का बाजार सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। क्या रमेश और सुनील अपनी हार मान लेंगे, या लाला दीनदयाल की इस चाल का मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई और योजना है? रमेश और सुनील की निराशा गहरी होती जा रही थी। गांव की गली गली में लाला दीनदयाल के बाजार की बातें हो रही थीं। रमेश को लगता था जैसे उसकी मेहनत रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रही थी। एक रात वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। चांदनी रात में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। तभी गांव के सबसे बूढ़े और जानकार आदमी काका श्यामलाल उसके पास आए। काका की उम्र बहुत थी और लोग कहते थे कि उन्होंने गांव के इतिहास की हर ईंट को बनते देखा था। रमेश, काका ने धीरे से कहा, मैंने सब देखा है। तू हार मान रहा है, लेकिन तूने एक बात नहीं सोची। रमेश ने सिर उठाया। क्या काका? लाला का बाजार बड़ा है, पक्का है, लेकिन वह खाली है। काका ने रहस्यमयी ढंग से कहा, गांव में अनाज तो बहुत होता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ नहीं होती, और उसके बिना कोई भी बाजार पूरा नहीं हो सकता। रमेश और सुनील ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। गांव में अनाज तो होता है, सब्जियां होती हैं, लेकिन शहर से आने वाला सामान कहाँ है? काका ने समझाया, नमक, तेल, कपड़े, साबुन, ये सब कहाँ से आता है? लाला अपने बाजार में ये सब कहाँ से लाएगा? काका की बात सुनकर रमेश के दिमाग की बत्ती जल गई। ये सच था। लाला का बाजार सिर्फ फसल बेचने के लिए था, लेकिन गांव वालों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए शहर जाना पड़ता था। काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव वालों को दोनों चीज़ें एक ही जगह पर चाहिए, रमेश ने जोश से कहा। सुनील ने रमेश की तरफ देखा और कहा, रमेश, शहर में मेरे कुछ पुराने व्यापारी दोस्त हैं। वे कम दामों में हमें सामान दे सकते हैं। अगर हम दोनों बाजार को मिला दें, गांव की उपज और शहर का सामान, तो गांव वालों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह लाला दीनदयाल की सबसे बड़ी गलती थी। उनकी सोच सिर्फ एक तरफा थी, किसानों से सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। उन्होंने कभी गांव वालों की असली ज़रूरत को नहीं समझा। अगले दिन रमेश और सुनील एक नई ऊर्जा के साथ काम पर लग गए। उन्होंने गांव वालों को एक नया प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि उनके बाजार में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, और साथ ही उन्हें शहर के सारे सामान भी एक ही जगह पर मिलेंगे, और वो भी गांव की दुकान से सस्ते दाम पर। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन जब रमेश और सुनील ने अपने पैसों से कुछ सामान मंगवा कर दिखाया, तो गांव वालों का भरोसा वापस आने लगा। एक एक करके लोग लाला के बाजार को छोड़कर रमेश के पास आने लगे। अब लाला दीनदयाल का बड़ा आलीशान बाजार खाली पड़ा था, और रमेश का छोटा सादा बाजार चहल पहल से भर गया था। रमेश ने सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बचाई थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया रास्ता भी खोल दिया था। लाला दीनदयाल ने रमेश को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया था, उसमें वह खुद ही फंस गए थे। लाला दीनदयाल की हार की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। उनका आलीशान बाजार खाली पड़ा था, और गांव के सारे लोग रमेश की छोटी बाजार में चहल पहल मचा रहे थे। लाला को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उनका अहंकार चोट खा चुका था। उन्होंने गुस्से में मुंशी को बुलाया और कहा, वो रमेश, वो मेरा बाजार खाली करके क्या सोच रहा है? उसे पता नहीं कि लाला दीनदयाल के साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। मुंशी ने डरते डरते कहा, लाला जी, अब क्या किया जाए?
लाला ने अपनी आंखों में एक नई क्रूरता लाई। उसकी जमीन का कर्ज, उस कागज पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखो। रमेश और सुनील अपनी जीत का जश्न मना रहे थे जब एक दिन अचानक गांव में पुलिस की गाड़ी आ गई। सारे लोग घबरा गए। पुलिस रमेश की झोपड़ी के सामने रुकी और एक इंस्पेक्टर नीचे उतरा। रमेश, तुम पर धोखा देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। तुम्हारे खिलाफ लाला दीनदयाल ने शिकायत दर्ज कराई है, इंस्पेक्टर ने कहा। रमेश और सुनील दोनों चौंक गए। लाला दीनदयाल दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आखिरी दांव चला था। उन्होंने रमेश के कर्ज के कागज में एक छोटी सी शर्त जोड़ दी थी जिसका रमेश को पता ही नहीं था। कागज में लिखा था कि रमेश अपनी जमीन पर किसी भी तरह का व्यावसायिक काम शुरू नहीं कर सकता और रमेश का बाजार जो उसने अपनी जमीन के एक हिस्से पर बनाया था, इसी शर्त का उल्लंघन था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि जब लाला ने उसे कर्ज के कागज पर दस्तखत करवाए थे तो उसने पूरे कागज को ध्यान से पढ़ा नहीं था क्योंकि उसे लाला पर भरोसा था। पुलिस रमेश को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। तभी गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। काका श्यामलाल सबसे आगे आए और उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, ये आदमी निर्दोष है। इसने गांव के भले के लिए काम किया है। लाला दीनदयाल झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, ये कानूनी मामला है, कागज पर दस्तखत हैं। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला रमेश की मां आगे आईं। उनके हाथों में एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर था। साहब, उन्होंने धीरे से कहा, ये रहा असली हिसाब। मेरे पति ने हर कर्ज का पाई का हिसाब इस रजिस्टर में रखा है। उस रजिस्टर में हर लेन देन का हिसाब था जो लाला दीनदयाल के मुंशी ने कभी दर्ज नहीं किया था, बल्कि लाला ने हमेशा ज़्यादा पैसा दिखाकर उनसे खाली कागज़ों पर दस्तखत करवाए थे। उस रजिस्टर में यह भी लिखा था कि रमेश के पिता ने लाला दीनदयाल से लिया हुआ सारा कर्ज कई साल पहले ही चुका दिया था। रमेश की मां ने लाला दीनदयाल की बरसों पुरानी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत लाला को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लाला दीनदयाल का चेहरा उतर गया। उनका घमंड टूट चुका था। वे सिर्फ रमेश से नहीं हारे थे, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और पूरे गांव की एकता से हार गए थे। रमेश सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, उसने अपने गांव के लिए एक नई उम्मीद और एक नया रास्ता खोला था। उसकी जीत सिर्फ एक बाजार की नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की थी कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। ये कहानी को एक निर्णायक और भावनात्मक अंत देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की ईमानदारी और उसके अपनों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये कहानी केवल रमेश की पैसों की तंगी और लाला दीनदयाल के कर्ज की नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। एक, ईमानदारी की जीत। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रमेश ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। भले ही उसे कितनी भी मुश्किलें आईं, उसने अपने ज़मीन पर काम करना और सही रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा। अंत में उसी की इसी ईमानदारी ने उसे बचाया। लाला दीनदयाल की चालाकी और पैसों की ताकत उसकी बरसों पुरानी धोखाधड़ी के सामने टिक नहीं पाई। 2, रिश्तों का महत्व। कहानी में सुनील और काका श्यामलाल जैसे पात्र ये दिखाते हैं कि मुश्किल समय में सच्चे रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। सुनील ने रमेश की योजना पर विश्वास किया और काका की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। अंत में गांव वालों का एकजुट होकर रमेश के साथ खड़ा होना ये साबित करता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। 3, पुरानी और नई सोच का संघर्ष। लाला दीनदयाल पुरानी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां ताकत और पैसा ही सब कुछ होता है। वहीं रमेश और सुनील नई सोच का प्रतीक हैं, जहां साझेदारी, ईमानदारी और एक अच्छा विचार सफलता ला सकता है।
रमेश ने ये साबित किया कि बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं, बल्कि सही दिशा और दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा नेक है और हम सही रास्ते पर चलते हैं तो जीत हमेशा हमारी ही होती है। दोस्तों, ये थी कहानी अनचाहा कर्ज। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और अच्छी नींद देने वाली कहानियाँ मिलती रहें। नए एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। शुभ रात्रि और मीठे सपनों के साथ मिलते हैं अगली कहानी में।